आम तौर पर स्कूल के दिनों में हमें रटवाया जाता है कि 1857 भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी। जैसे उस साल अचानक से सबकी नींद खुली और सबने तय किया कि भाई अब अंग्रेजों को बाहर निकालना है। हाँ, किताबों में तो कुछ ऐसे ही पढ़ाया जाता है। सही कहा। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में मैं एक ऐसी बात रखने वाला हूं जो थोड़ी हैरान करने वाली है। क्या हो अगर मैं कहूं कि आक्रोश और विरोध की ये आग असल में 1857 से लगभग 50 साल पहले ही भड़क चुकी थी। एकदम सही पॉइंट है। ये सच में हमारी उस आम समझ को पूरी तरह से उलट देता है जो हम इतिहास के बारे में रखते हैं। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि क्या आप यकीन करेंगे कि 1857 की क्रांति के सबसे क्लासिक यानी प्री 1857 स्टाइल के कुछ किसान विद्रोह असल में 1857 के बाद हुए थे। ये सच में एक ऐसी बात है जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। हम अक्सर इतिहास को अलग अलग खांचों में बांटकर देखना पसंद करते हैं। देखिए, जैसे कि ये पहले हुआ, ये बाद में। लेकिन आम जनता के आक्रोश की कहानी इतनी सीधी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद उलझी हुई लेकिन लगातार आगे बढ़ती हुई क्रमिक प्रक्रिया थी। और यही वजह है कि आज की हमारी ये गहन चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। हाँ, और जो स्रोत और ऐतिहासिक दस्तावेज हम आज देख रहे हैं, जिसमें स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी और शेखर बंदोपाध्याय जैसे प्रमुख स्रोतों का निचोड़ है, वो यही दर्शाते हैं। सही कहा। इन स्रोतों के मुताबिक इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही समझना है कि 1857 के पहले और बाद के जनसंघर्ष, जिसे पब्लिक रिबेलियंस कहते हैं, वो सिर्फ बिखरी हुई घटनाएं नहीं थी। ये भारत में राष्ट्रीयवाद के विकास की एक क्रमिक कहानी है। चलिए इसके हर पहलू को खोलते हैं, क्योंकि इतिहास के इन पन्नों में ऐसी दर्जनों कहानियां हैं जो दिखाती हैं कि बिना सही दिशा के बड़ा से बड़ा गुस्सा भी बेकार हो जाता है। तो इस विषय को बिल्कुल जड़ से समझने के लिए हमें 1857 से पहले के दौर में जाना होगा। उस समय के जो विद्रोह थे ना, उनकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पूरी तरह से स्थानीय थे, यानी लोकलाइज्ड। मतलब देश के एक हिस्से में कुछ हो रहा है और दूसरे को पता भी नहीं। बिल्कुल वही। मान लीजिए देश के किसी एक कोने में किसान विद्रोह कर रहे हैं, तो दूसरे हिस्से के लोगों को इसकी खबर तक नहीं होती थी। उनमें आपस में कोई तालमेल नहीं था, कोई संचार नहीं था। तो हर कोई सिर्फ अपने इलाके की आग बुझाने में लगा था। एक बड़ी तस्वीर जैसा कुछ नहीं था वहां। हाँ, कोई बड़ी तस्वीर नहीं थी। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? पारंपरिक मुखिया, जमींदार या फिर आदिवासी और धार्मिक नेता? ये समझना बहुत जरूरी है कि इनका उद्देश्य कोई नया समाज बनाना नहीं था। अच्छा, तो वो आजादी नहीं चाहते थे? आजादी किसी एक देश की नहीं, वो सिर्फ अपनी पुरानी व्यवस्था यानी जो ओल्ड ऑर्डर था उसे वापस लाना चाहते थे। वो व्यवस्था जिसमें उनका दबदबा था और जिसे ब्रिटिश शासन ने आकर तहस नहस कर दिया था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसान और आदिवासी इसलिए नहीं लड़ रहे थे क्योंकि उन्हें राष्ट्र को आजाद कराना था। वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि उनकी रोजी रोटी और जमीन उनसे छीन ली गई थी। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन ये छीनी कैसे गई? जैसे हमारे नोट्स में किसान विद्रोहों का मुख्य कारण कृषि संकट और कृषि का व्यवसायीकरण बताया गया है। ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता था? किसानों को किस बात ने मजबूर किया? ये बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी थोड़ी मैकेनिक्स समझते हैं। पहले क्या होता था? एक किसान अपने खेत में गेहूं या चावल उगाता था, उससे उसके परिवार का पेट भरता था। हाँ, आम खेती। लेकिन अंग्रेजों को अपने कारखानों के लिए कच्चे माल की जरूरत थी, तो उन्होंने किसानों पर दबाव डाला कि वो नकदी फसलें यानी कैश क्रॉप्स उगाएं, जैसे नील, कपास या अफीम। अच्छा, अब किसान नील तो खा नहीं सकता ना, उसका पेट कैसे भरेगा? वही तो सबसे बड़ी समस्या थी। फसल उगाने के लिए उसे साहूकार से कर्ज लेना पड़ता था। ऊपर से अंग्रेजों ने लगान इतना ज्यादा बढ़ा दिया था कि वो बेचारा किसान कभी वो कर्ज चुका ही नहीं पाता था। बाप रे! तो उसका नतीजा क्या होता था? नतीजा ये होता था कि साहूकार और जमींदार उसकी जमीन हड़प लेते थे। यानी जो किसान कल तक अपनी जमीन का मालिक था, वो आज अपनी ही जमीन पर एक बंधुआ मजदूर बनकर रह गया। ये अचानक नहीं हुआ, ये एक सिस्टम के तहत किया गया शोषण था। ये सुनकर तो सच में किसी का भी खून खौल जाए। और दूसरी तरफ अगर हम आदिवासी विद्रोहों को देखें तो वहां की स्थिति और भी भयानक लगती है। जैसे संथाल विद्रोह जो 1855 और 56 में हुआ। हाँ, संथाल, कोल और भील विद्रोह। बिल्कुल। यहाँ अलगाव यानी ट्राइबल एलियनेशन की बात आती है। अंग्रेजों के नए जंगल कानूनों ने तो उनकी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी थी। सही कहा। आदिवासी सदियों से जंगलों में रह रहे थे,
जंगल उनका घर था, उनकी लड़ाई, उनका धर्म, सब वही था। लेकिन दिक्कत ये थी कि आदिवासियों के पास जमीन का कोई रिटन डॉक्यूमेंट थोड़ी होता था। हाँ, वो तो बस परंपरा के हिसाब से रहते थे। और अंग्रेजों को रेलवेज और जहाज बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने नए कानून बनाए और घोषित कर दिया कि जंगल अब सरकार के हैं। और इस पूरे खेल में सबसे बड़ा रोल निभाया बाहरी लोगों ने, जिन्हें आदिवासी दिकुस कहते थे। एक सेकंड, ये दिकुस दरअसल कौन थे? क्या ये सिर्फ अंग्रेज अधिकारी थे? नहीं, ये दिकुस आमतौर पर साहूकार, व्यापारी, ठेकेदार या फिर अंग्रेज अधिकारी होते थे। ये वो बाहरी लोग थे जो रिटन कानून और अंग्रेजी अदालतों का इस्तेमाल करना जानते थे। अच्छा, तो कानून का सहारा लेकर शोषण। बिल्कुल। जब आदिवासी कर्ज नहीं चुका पाते थे तो ये दिकुस अदालत में पेपर दिखाकर लीगली उन्हें उनके ही जंगल से बाहर निकाल देते थे। ये लड़ाई ऐसी थी जहां एक तरफ तीर कमान थे और दूसरी तरफ कानूनी कागज। इस अत्याचार ने उनका सब्र तोड़ दिया और विद्रोह फूट पड़ा। ये सच में बहुत दुखदाई है। अपने ही घरों में बाहरी लोगों ने आकर उनका सब कुछ छीन लिया। उनके पास लड़ने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि इस दौर में कुछ ऐसे आंदोलन भी हुए जिन्होंने शुरुआत एक धार्मिक सुधार के रूप में की थी, जैसे सन्यासी फकीर विद्रोह या वहाबी और फराइजी आंदोलन। वेट, धर्म का उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म से क्या लेना देना? एक तरफ जंगल और लगान की बात हो रही है और दूसरी तरफ धर्म। ये कनेक्शन कैसे जुड़ गया? देखिए, उस वक्त आम जनता में राष्ट्र होने का कोई एहसास तो था नहीं, तो सबको एक साथ लाने के लिए किस चीज का सहारा लिया जाता? किसी ऐसी चीज का जो सब में कॉमन हो। सही। इन आंदोलनों ने धार्मिक सुधार का सहारा लिया और उसे अंग्रेजों के विरोध के साथ जोड़ दिया। उन्होंने लोगों को समझाया कि ये बाहरी लोग सिर्फ जमीन नहीं छीन रहे, ये हमारा धर्म और संस्कृति भी नष्ट कर रहे हैं। ओह वाओ, तो धर्म वो कड़ी बन गया जिसने सबको जोड़ने का काम किया। बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, मैं इन तथ्यों में एक ऐसी चीज देख रहा हूं जो मुझे थोड़ी कंफ्यूज कर रही है। हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये जो किसान विद्रोह थे, ये 1857 से पहले के प्रकार के थे। उनका स्टाइल पुराना था, प्री 1857 स्टाइल। लेकिन अगर हम स्रोतों के उदाहरण देखें तो इंडिगो रिवोल्ट यानी नील विद्रोह 1857-60 में हुआ और पबना विद्रोह 1870 के दशक में हुआ। ये दोनों तो 1857 की क्रांति के सालों बाद हुए हैं। फिर इन्हें इस श्रेणी में क्यों रखा गया? ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी बड़ी बीमारी के अलग अलग लक्षण अलग अलग समय पर उभर रहे हों। भले ही एक बड़ा अटैक यानी 1857 की क्रांति हो चुकी हो, बीमारी तो अभी शरीर में है ना, तो वो पुराने लक्षण तो बाद में भी दिख सकते हैं। ये आपने एकदम सटीक एनालॉजी दी है। बीमारी वही थी और लक्षण भी वही थे। ये विद्रोह भले ही 1857 के बाद हुए हों, लेकिन उनका नेचर पूरी तरह पुराने विद्रोहों जैसा ही था। यानी वो अभी भी लोकल थे। हाँ, नील विद्रोह में किसान सिर्फ नील की खेती के शोषण से परेशान थे। पबना में मुद्दा सिर्फ लगान था। उनका मकसद दिल्ली पर कब्जा करना या पूरे देश को आजाद कराना थोड़ी था। और यही इन बिखरे हुए विद्रोहों की सबसे बड़ी कमजोरी थी, एकजुटता थी ही नहीं। और इसीलिए ब्रिटिश सेना की आधुनिक ताकत ने इन्हें आसानी से दबा दिया। उनके पास तो टेलीग्राफ और ट्रेन वगैरह थी। सही कहा। लेकिन ये असफलताएं बेकार नहीं गईं। ये उन चिंगारियों की तरह थीं जिन्होंने आगे चलकर एक जमीन तैयार की, एक ऐसे धमाके की जमीन जिसने सब बदल दिया। और यहाँ आकर मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं 1857 की क्रांति की। एक ऐसी घटना जिसने इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया, जिसे एक वाटरशेड मोमेंट कहा जाता है। जी हाँ, 1857 एक ऐसा मोड़ था जिसके बाद भारत में विरोध का तरीका कभी पहले जैसा रहा ही नहीं। ये पहला बेहद बड़े पैमाने का विद्रोह था। भले ही ये पूरे भारत में नहीं फैला था, क्योंकि दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। हाँ, ये पूरी तरह पैन इंडियन नहीं था, लेकिन इसका पैमाना इतना विशाल था कि इसने अंग्रेजों की जड़ें सच में हिलाकर रखती थीं। और हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ सिपाही नहीं थे। हमें तो सिपाही म्यूटिनी कहकर पढ़ाया जाता है, लेकिन स्रोतों के मुताबिक इसमें किसान, जमींदार और पुराने शासकों ने भी हिस्सा लिया था। बिल्कुल। एक कोट है स्रोतों में जो कहता है 1857 सिर्फ एक सिपाही विद्रोह नहीं था, बल्कि आम जनता की भागीदारी वाला एक नागरिक संघर्ष था। सैन्य असंतोष तो बहुत पहले से था,
जैसे 1806 की विलोर म्यूटिनी। वहां भी सिपाहियों के कंडीशंस और धार्मिक दखलंदाजी का मुद्दा था ना? सही। वो असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और 1857 में आकर एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। इसने एक पुल या ब्रिज का काम किया जिसने बिखरे हुए आक्रोश को राष्ट्रीय चेतना की ओर मोड़ा। एक नया शब्द है इसके लिए स्रोतों में, प्रारंभिक राष्ट्रीयवाद यानी प्रोटो नेशनलिज्म। ये कुछ ऐसी फीलिंग थी जैसे बहुत सारे अनजान लोग एक ही नाव में बैठे हों और जब नाव डूबने लगे तो सबको समझ आने लगता है कि दुश्मन एक ही है। बहुत ही उम्दा उदाहरण है। 1857 ने उन लोगों को जो सिर्फ अपनी जमीन के लिए लड़ रहे थे ये एहसास दिलाया कि उनकी समस्या की जड़ ब्रिटिश साम्राज्य ही है। दुश्मन कॉमन है, यही प्रोटो नेशनलिज्म था। लेकिन इस क्रांति ने एक बात साफ कर दी थी, पुराने तरीके अब काम नहीं आएंगे। सिर्फ तलवार लेकर निकल पड़ने से इतने बड़े साम्राज्य को नहीं हराया जा सकता था। नई सोच की जरूरत थी। और यहीं से हम 1857 के बाद के दौर में आते हैं। यहाँ संघर्ष का रूप पूरी तरह बदल गया। अब विरोध में बेहतर योजना थी, संगठन था, और उद्देश्य भी तो बदल गया था ना। अब वो पुरानी व्यवस्था वापस नहीं चाहते थे। हाँ, अब लक्ष्य सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाना था और इसका नेतृत्व पारंपरिक मुखियाओं के हाथ से निकलकर शिक्षित मध्यम वर्ग यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास के पास आ गया। ये पढ़े लिखे लोग थे, वकील थे, जो अंग्रेजी कानून समझते थे। लेकिन एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना पड़ेगा। इससे एक बहुत ही जरूरी सवाल पैदा होता है। अच्छा, कैसा सवाल? जब नेतृत्व इन अंग्रेजी बोलने वाले, सूट बूट वाले पढ़े लिखे लोगों के हाथ में चला गया तो क्या उन्होंने आम किसान को साइडलाइन नहीं कर दिया? क्या इस कानूनी तरीके ने, इस अपील्स और पेटिशंस ने उनके गुस्से को ठंडा नहीं कर दिया? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन अगर हम इस मुद्दे को एक बड़ी तस्वीर के साथ जोड़कर देखें तो कहानी कुछ और ही नजर आती है। इन पढ़े लिखे नेताओं ने उन्हें कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें कानून की एक ढाल प्रदान की। ढाल? वो कैसे? देखिए, पहले जब हिंसक विद्रोह होते थे तो अंग्रेज आसानी से फौज भेजकर गोलियां चलाकर उन्हें दबा देते थे। लेकिन जब विरोध संवैधानिक तरीके से होने लगा तो अंग्रेजों के लिए सीधे गोली चलाना मुश्किल हो गया। ओह, यानी उन्हीं के कानून का इस्तेमाल करके उन्हें घेरना। जी। क्या हमारे पास इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। 1875 के डेक्कन राइट्स को ही ले लीजिए। किसान साहूकारों से परेशान थे तो उन्होंने क्या किया? उन्हें जान से नहीं मारा, बल्कि उनके घरों से कानूनी दस्तावेज जो डेट बॉन्ड्स थे उन्हें निकालकर जला दिया। अरे वाह, उन्हें समझ आ गया था कि अंग्रेजों की नजर में उन कागजों की क्या अहमियत है। हाँ, डॉक्यूमेंट जला दिया तो कर्ज ही खत्म हो गया। फिर 1917 का चंपारण आंदोलन देखिए। गांधी जी ने वहां दंगा थोड़ी किया, उन्होंने एक प्रॉपर सर्वे किया, रिपोर्ट तैयार की और सरकार को कानूनी दाव पेंच से घेरा। और खेड़ा और बारदोली में भी किसान कानूनी रूप से जागरूक होकर लगान देने से मना कर रहे थे। सही। लेकिन आदिवासी इलाकों में अभी भी थोड़ा अलग था हिसाब। जैसे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में उलगुलान विद्रोह हुआ 1899 में, वहां विरोध तीर कमान से ही था। पर पहले से ज्यादा बेहतर नेतृत्व था वहां। बिरसा मुंडा ने एक अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाने की बात की थी। ठीक था। साथ ही साथ इस वक्त बौद्धिक जागरूकता भी बढ़ रही थी। ब्रह्मो समाज और आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलन चल रहे थे, जिन्होंने लोगों को अंधविश्वास पर सवाल उठाना सिखाया। तो लोगों ने अंग्रेजों पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। और इसी संवैधानिक विरोध और बौद्धिक जागरूकता का सबसे बड़ा नतीजा था 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। एक मंच जहां सब मिलकर आगे की लड़ाई की योजना बना सकते थे। और आगे चलकर गांधी जी के जन संघर्ष जैसे असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन इसी नींव पर खड़े हुए। हाँ, जिनका क्लियर राष्ट्रीय लक्ष्य था स्वराज और अहिंसक विरोध। तो आखिर इस सब का क्या मतलब निकलता है? अगर हम इन स्रोतों को देखें तो कुछ मुख्य अंतर साफ दिखते हैं। पहले विरोध स्थानीय था, बाद में व्यापक हो गया। नेतृत्व पुराने राजाओं से निकलकर मध्यम वर्ग तक पहुंच गया। हमारे सुनने वालों को ये समझना चाहिए कि असंगठित गुस्सा बिना सही दिशा के कभी लंबा नहीं टिकता। सही कहा। 1857 एक सबक था कि सिर्फ शोर मचाने से काम नहीं चलता, संगठन जरूरी है। एकदम। तो जाते जाते इस गहन चर्चा को एक ऐसे सवाल पर छोड़ना चाहूंगा जो हमें एक नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देगा। सोचें, अगर 1857 से पहले के वो पारंपरिक नेता और जमींदार अपने उन असंगठित विद्रोहों में सफल हो जाते तो क्या होता? ये तो एक बहुत ही दिलचस्प सोच है ना? क्या हम एक आधुनिक और संयुक्त राष्ट्र बन पाते,
या भारत वापस छोटे छोटे राजवाड़ों में बंटकर रह जाता जिनकी आपस में कभी ना बनती? इस बारे में खुद सोचिएगा जरूर। यही तो इतिहास की खूबसूरती है, जो हमें आने वाले कल का आईना दिखाती है।